वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय और विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस द्विदिवसीय संगोष्ठी में आज के हमारे मुख्य वक्ता माननीय श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे जी, जिनका बहुत ही विस्तृत रूप से और सार्वभौमिक व्याख्यान हम सबों ने सुना और विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। हमारे विशिष्ट अतिथि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुलगुरु जो अभी गए कुछ कार्यों से, कुछ जल्दी थी जाने की, प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल जी, वैदिक विज्ञान केंद्र के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, आयोजक सचिव प्रोफेसर राजकुमार मिश्र जी और इस भव्य प्रसाद में विराजमान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्यगण, देश के दूसरे भागों से आए हुए सभी अतिथिगण, प्रतिनिधिगण, छात्र छात्राएं। सर्वप्रथम में वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी और उनकी समिति के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहूंगा कि इस अनछुए पहलू पर विशेषकर वैदिक विज्ञान और वैदिक विज्ञान की जो हमारी ज्ञान विज्ञान की परंपरा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे भारत के वैज्ञानिक, जिन्होंने बहुतों ने प्रत्यक्ष रूप से तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भले न लिया हो, मगर अप्रत्यक्ष रूप से वो स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने अपनी भागीदारी की और वैदिक परंपरा के आधार पर जो हमारा ज्ञान विज्ञान जो विकसित हुआ ईसा पूर्व कई शताब्दियों से, तब से लेकर के आज तक स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उसके वाहक बने और उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा में एक नई पहचान दी। माननीय जयंत जी ने विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए हमारी प्राचीन विज्ञान की परंपरा के बारे में उन्होंने बताया। हम सब जानते हैं कि विश्व के यदि प्राचीनतम हम ग्रंथों के ज्ञान विज्ञान के ग्रंथों की बात करें तो वेद, और केवल हम नहीं कहते, विश्व के सभी विद्वान मानते हैं कि यदि हम प्राचीनतम किसी ग्रंथ की बात करें, मैक्सिम मुलर का भी कहना था कि सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है और वो ऋग्वेद भारत भूमि पर है। तो हम ज्ञान विज्ञान के संवाहक रहे हैं ईसा के कई शताब्दी पूर्व से। हम सभी जानते हैं कि महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र में इस एटॉमिक थ्योरी का जिक्र किया था और परमाणु का जिक्र किया था कि परमाणु के संघनन से अणु का निर्माण होता है। उसके लगभग करीब 2200 वर्षों के बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में भी महर्षि कणाद ने बताया। गुरुत्वाकर्षण का जिक्र महाभारत में भी आता है, पृथ्वी के गुरुत्व के बारे में जिक्र आता है। और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण को विस्तृत रूप से भास्कराचार्य द्वितीय ने भी बताया और उनके भास्कराचार्य द्वितीय के 500 वर्षों के बाद जाकर के न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आया। न्यूटन के गति के सिद्धांत की भी विशद व्याख्या महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र में की। हम केवल एक विधा, केवल हम फिजिक्स की बात नहीं रहे, तमाम हम केमिस्ट्री की बात देखें। केमिस्ट्री में आचार्य नागार्जुन जो ईसा से 200 वर्ष बाद, उन्होंने अल्केमी एक परंपरा, एक रसायन विज्ञान की एक परंपरा उन्होंने प्रारंभ की कि एक देश को हम दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। भारत को उन्होंने स्वर्ण में बदलने की परंपरा बताई और जो की परंपरा बाद तक आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी चलती रही। हमारे यहाँ एक से एक रस के मर्मज्ञ वैद्य रहे जिनको ये विधियां मालूम थी कि जो भारत को किस प्रकार से हम गोल्ड में, स्वर्ण में उसको हम बदल देते हैं। कृष्णपाल शर्मा वैद्य जी थे। ये विश्वनाथ मंदिर में ऊपर हम जाए प्रथम तल पर तो कृष्णपाल शर्मा जी के बारे में लिखा हुआ है कि कृष्णपाल शर्मा जी सन 1942 में ऋषिकेश में 2.5 शेर पारद को उन्होंने मात्र आधे घंटे के अंदर में स्वर्ण में बदल दिया। और वहां पर जुगल किशोर बिरला जी भी उपस्थित थे ऋषिकेश में। महादेव देसाई जी जो महात्मा गांधी के सचिव थे वो उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति में उन्होंने
स्वर्ण बनाया और उस स्वर्ण को सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा को दान स्वरूप उसको दे दिया गया। स्वयं मालवीय जी महाराज कृष्णपाल शर्मा जी को यहाँ पर बुलाए थे और उन्होंने ये भारत को स्वर्ण में बदल करके यहाँ पर दिखा दिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दिखा दिया। तो हमारे जो नागार्जुन, आचार्य नागार्जुन की जो परंपरा थी, आज तक पश्चिम के विद्वान नहीं कर पाए। मेंडलीव के पीरियडिक टेबल के आधार पर सिर्फ हम ये जान पाए हैं कि भारत का एटॉमिक नंबर 80 है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है। यदि हम एक प्रोटॉन उसमें से निकले तो मरकरी को हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, थ्योरेटिकल है। मगर हमारे केमिस्ट्री के एक से विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, प्रोफेसर ललन मिश्रा जी हैं, लाल बहादुर जी हैं। तो हमारे जो विद्वान थे, हमारे जो ऋषि महर्षि थे, हमारे जो वैदिक विज्ञान की जो परंपरा थी, ऋग्वेद में भी वर्णन आता है, धातु के परिवर्तन के बारे में वहां वर्णन आता है। तो हमारा जो आधुनिक विज्ञान जो चला, आधुनिक विज्ञान की परंपरा चली, वो वहीं से प्रारंभ हुई, हमारे वेदों से प्रारंभ हुई, जैसे ऋग्वेद और हमारे वेद। हम आयुर्वेद विज्ञान की बात करें, इसी काशी की धरती पर ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की, जिसमें कि लगभग 300 से ज्यादा शल्य प्रक्रियाओं का वर्णन है, लगभग 120 से ज्यादा उपकरणों का वर्णन है। पूरे विश्व में उस समय मेडिकल साइंस बिल्कुल इन्फेंसी, बिल्कुल अपनी शैशवावस्था में थी। तो इस प्रकार हमारा ज्ञान विज्ञान रहा है प्राचीन काल से, और ज्ञान विज्ञान की उसी परंपरा को हमारे वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया। आर्यभट्ट महज 23 वर्ष की अवस्था में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा, और उस आर्यभट्टियम में सबसे पहले उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और सूरज के चारों तरफ घूमती है। और आर्यभट्ट के लगभग 1500-1600 साल बाद कोपरनिकस ने जब उसी सिद्धांत को दिया तो पूरी दुनिया उसको मानने लगी। इस प्रकार हम देखें तो हमारे जो ज्ञान विज्ञान के हमारे जो स्रोत थे, हमारे जो वेद थे, और वेदों के आधार पर जो हमारी जो ग्रंथों की जो रचना हुई, वो हमारे देश से होते हुए, अरब देशों से होते हुए पश्चिमी देशों में गई, और पश्चिमी देशों के विद्वानों ने उनका अध्ययन किया, और बहुत सारी उनके जो बाद के शोध आए वो हमारे यहाँ पहले ही ऋषि महर्षियों ने, हमारे यहाँ विद्वानों ने उनको अपने संहिताओं में, अपनी पुस्तकों में, अपने ग्रंथों में उनको उल्लिखित किया है। अभी आजादी के दौरान के हमारे वैज्ञानिकों की बात चल रही थी। इस विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिनका कि उद्देश्य था इस विश्वविद्यालय की स्थापना करते समय कि हमारे जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, वो उन धर्म ग्रंथों को हमारे छात्र आत्मसात करें और उसका प्रचार प्रसार हो। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 4 उद्देश्यों में ये पहला उद्देश्य था। दूसरे और तीसरे उद्देश्य थे ज्ञान विज्ञान के बारे में, और चौथा उद्देश्य था युवा में चैतन्य निर्माण के बारे में। महामना मालवीय जी ने खुद अपने स्वरचित विश्वविद्यालय के उद्देश्य के बारे में उन्होंने लिखा, तो उन्होंने लिखा, प्रसादात विश्वनाथस्य काश्याम भागीरथी तटे विश्वविद्यालयोस्य स्वयं हिंदू नाम मानवर्धन। तो विश्वनाथ मंदिर आप जाइए तो वहां लिखा हुआ कि हमारे जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं वो हिंदू नाम मानवर्धन, हिंदुओं के मानवर्धन के लिए, अर्थात हिंदू संस्कृति के मानवर्धन के लिए, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों के प्रचार प्रसार के लिए, और हमारे यही धर्म ग्रंथ हैं जो हमारे वेद हैं, हमारा वैदिक विज्ञान है, और वेदों के आधार पर जो हमारे ग्रंथों की रचना हुई, उनको प्रचार प्रसार कीजिए। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा हुई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्यादा उदाहरण कोई नहीं हो सकता पूरे देश के अंदर में, क्योंकि महामना ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना करके केवल एक विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने नहीं की, मगर पूरे विश्व के समक्ष उन्होंने एक शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत किया कि वो शिक्षा का मॉडल, कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नॉलेज एम्पावरमेंट नहीं, शिक्षा का उद्देश्य होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी है। क्योंकि हमारे यहाँ शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को मिला करके एक शरीर बनता है। ये परिकल्पना थी स्वामी विवेकानंद की, ये परिकल्पना थी महर्षि अरविंदो की, ये परिकल्पना थी जैन कृष्णमूर्ति की और महामना मालवीय की। समग्र विकास हमें करना है, मन का विकास, बुद्धि का विकास, आत्मा का विकास, और वही आत्मा का विकास जिसकी स्पिरिचुअलिटी की बात होती है। हमारे यहाँ शिक्षा के दर्शन के अंतर्गत केवल नॉलेज एम्पावरमेंट की बात नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की भी बात है। तो हमारे जितने शिक्षा शास्त्री हुए
उन सबों ने शिक्षा को अध्यात्म से जोड़ा। महामना मालवीय जी हुए, स्वामी विवेकानंद जी। और अब इस जो विज्ञान की परंपरा की जहां तक बात आई और स्वतंत्रता आंदोलन की बात आई, अभी आपने जगदीश चंद्र बसु की बहुत विशिष्ट रूप से आपने चर्चा की। जगदीश चंद्र बसु जब लौट करके जब इंग्लैंड से आए थे तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में लेक्चरर के रूप में कार्य करने के लिए, तो उस समय जो अंग्रेज जो वहां पढ़ाते थे उनसे लगभग 1/3 वेतन उसी कार्य को करने के लिए यहाँ के भारत के शिक्षकों को दिया जाता था। तो पहला आंदोलन जगदीश चंद्र बसु ने वहीं पर कर दिया और 3 वर्षों तक बिना पैसे लिए हुए उन्होंने बिना पैसा लिए हुए उन्होंने 3 वर्षों तक वहां पर काम किया। और उसके बाद फिर अंग्रेजों को झुकना पड़ा और जितना अंग्रेज प्रोफेसर पा रहे थे तनख्वाह उतना फिर इनको देना पड़ा। और वहां पर जगदीश चंद्र बसु ने अपने सोच को आया। और जगदीश चंद्र बसु के मन के अंदर, ईसा के उपेंद्र जी ने कहा, मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर अपनी वैदिक परंपरा का भाव था। इसीलिए उन्होंने पेड़ पौधों के अंतर्गत जीवन की बात कही। और उन्होंने जड़ में भी उन्होंने कहा कि जड़ में भी कंपन का अंश है, ब्रह्म का अंश है, जो कि हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मया दक्षिण प्रकृति सूजिते सचराचरम, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, मैं ब्रह्म हूँ, हर जगह हूँ और सभी मेरे नियंत्रण में हैं। तो जगदीश चंद्र बसु का भी मानना था कि चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, सब में जीव है और पेड़ पौधों में तो जीव है ही है। और उन्होंने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, अपने कंपन से वो देखा कि पेड़ पौधों के अंदर में भी वो जीव है, किस प्रकार से कंपन होता है। आज हम प्लांट न्यूरोलॉजी की बात करते हैं और प्लांट न्यूरोलॉजी की बात जगदीश चंद्र बसु ने उसी समय स्थापित कर दिया था, उसी समय पूरे विश्व को बता दिया था। अभी बिना तार के किस प्रकार से वेव्स को भेजा जाए और सेमीकंडक्टर्स के बारे में उस समय जगदीश चंद्र बसु ने बताया। और जगदीश चंद्र बसु इसी प्रकार से आगे कि उनकी जितनी पीढ़ियां हैं, अभी प्रफुल्ल चंद्र रे जी की बात हो रही थी, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री में उन्होंने विस्तृत रूप से किस प्रकार नागार्जुन और उसके बाद की परंपरा वाले वैज्ञानिकों ने भारत को किस प्रकार गोल्ड में कन्वर्ट किया, वो सारी की विधियां उन्होंने बताई। वो मर्क्यूरस नाइट्राइट की सिंथेसिस, अमोनियम नाइट्रेट की सिंथेसिस और बहुत प्रकार के सिंथेसिस के बारे में उन्होंने विधियां बताई। क्योंकि एक भारत को, जिसे आपने कहा कि स्व का भाव जगाने के लिए, कि उनका भी मानना था कि जब तक भारत का औद्योगिकीकरण नहीं होगा तब तक भारत विश्व में आगे नहीं जा सकता। ये प्रफुल्ल चंद्र रे थे जिन्होंने कि भारत में केमिकल्स के क्षेत्र में औद्योगिकरण की नींव डाली और इंडियन केमिकल सोसाइटी की स्थापना तो उन्होंने की ही। और खुद अपने से उन्होंने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना उन्होंने कलकत्ता में की, खुद प्रफुल्ल चंद्र रे ने। उसी परंपरा में एक से एक वैज्ञानिक, यहाँ मैं उद्धृत करना चाहूंगा, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी सब 1931 में जब द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे लंदन के लिए, उनके साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी थे और मालवीय जी तो अपने धवल वस्त्र में ऊपर से आपाद मस्तक, हम कहें पूरे हिंदू संस्कृति की प्रतिमूर्ति थे, नजर आते थे। तो अंत में कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी ने उनसे प्रश्न किया कि यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर, कैन यू टेल जस्ट इन द एसेंस, व्हाट इज एसेंस ऑफ इंडियन कल्चर। तो महामना जी आंसू कवि थे और वहीं पर उन्होंने कहा था, गंगा गैया गीता ज्ञान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो महामना का सबसे पहले था। और उसी महामना को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ तो वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुछ लड़कों ने उनको निमंत्रित किया था आने के लिए। तो महामना जी गए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लड़कों के बीच में। तो एक लड़का मात्र 23 वर्ष की उम्र का था और मैथमेटिक्स के जानकार और देश प्रेम से ओतप्रोत, जब उनका जो 23 वर्ष के लड़के का जब अनाउंसमेंट होने लगा, जो जैसे मास्टर ऑफ सेरेमनी, तो महामना जी इतने प्रसन्न हुए कि जब अनाउंसमेंट हो गया तो महामना जी ने उनसे पूछा कि तुम्हारे अंदर इतनी भारतीयता भरी हुई है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम विष्णु वासुदेव नागलिकर है, मैं कोल्हापुर का रहने वाला हूँ और कोल्हापुर के स्टेट ने हमको पैसा दिया है यहाँ पर आने के लिए, पढ़ने के लिए, मैं यहाँ पर पीएचडी कर रहा हूँ। तो महामना जी ने पूछा कि कितने दिन तुम्हारे पीएचडी में और बाकी है। तो उन्होंने कहा कि अभी 1.5 साल पीएचडी में हमारा बाकी है। तो महामना जी ने कहा कि मैं तो तुमसे इतना प्रभावित हूँ कि तुम हमारे यहाँ
चलोगे, हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक है, उसमें तुम्हारे जैसे प्रतिभावान व्यक्ति की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी पीएचडी भी हमारी पूरी नहीं हुई, हमको वहां पर कौन सी नौकरी मिलेगी, वहां पर तो बहुत लोग होंगे हमारे ऊपर प्रोफेसर, बड़े बड़े काम करने वाले। तो महामना जी ने वहीं पर कह दिया कि नहीं, मैं तुम्हें प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाऊंगा, तुम आओ अभी चलो हमारे साथ। तो उन्होंने कहा कि अपने सुपरवाइजर से हमें पूछना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 साल हमारी अभी पीएचडी की थीसिस होनी बाकी है। तो महामना ने कहा कि मैं तुम्हारे सुपरवाइजर से मैं बात कर लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, हमको सोचने का मौका दीजिए। महामना जी यहाँ आ गए बीएचयू में। तो नागलेकर जी, वे भी नागलेकर के जो सुपरवाइजर से उनसे महामना बात कर चुके थे, और उन्होंने उनको कहा कि आप जाइए और पीएचडी 2-3 साल वहां रहने के बाद भी आकर के आप अपनी पीएचडी पूरी कर लीजिएगा। तो महामना जी यहाँ पर वीवी नागलेकर साहब को ले आए, जो मैथमेटिक्स के बहुत बड़े विद्वान थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर भी काफी उन्होंने काम किया, और 23 वर्ष की अवस्था में उनको प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया। और महामना जी जब आए बीएचयू में, टाउन हॉल कॉन्फ्रेंस से तो आ गए, यहाँ पर श्यामाचरण डे साहब मैथमेटिक्स के उस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे, जो कि महामना जी के बहुत ही अभिन्न थे। तो श्यामाचरण डे साहब से महामना जी ने कहा कि एक बहुत ही सुंदर, एक कुशाग्र बुद्धि का लड़का था, मात्र 23 वर्ष का, मैं उससे वादा कराया हूँ कि तुमको मैं प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दूंगा। तो श्यामाचरण डे जी ने कहा कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपके विश्वविद्यालय को इतना अच्छा लड़का मिले। तो जिस दिन नागलेकर साहब ज्वाइन किए मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, उसी दिन मालवीय जी ने श्यामाचरण डे को रेक्टर बना दिए, रेक्टर बनारस में। और नागलेकर साहब को हम सभी जानते हैं कि फेलो ऑफ एस्ट्रोकेमिकल सोसाइटी लंदन से उनको वो बहुत कम उम्र में ही उनको उपाधि मिल गई थी, जिनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो एक से एक लोग, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस आर रंगनाथन, उनको ढूंढ करके महामना जी साउथ से लाए यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो महामना ने एक से एक वैज्ञानिकों को, शांति स्वरूप भटनागर, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने कुलगीत सुना, शांति स्वरूप भटनागर के द्वारा कुलगीत, 3 वर्षों तक शांति स्वरूप भटनागर जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर रहे। तो शांति स्वरूप भटनागर महान वैज्ञानिक, जो कि जिन्होंने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना की, उसके पहले डायरेक्टर जनरल बने, जिसके नाम से प्रसिद्ध शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। तो एक से एक वैज्ञानिक इस विश्वविद्यालय में भी रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जब स्थापना होने लगी, हमें से बहुतों को भ्रांति रहती है अभी भी कि बसंत पंचमी के दिन शिलान्यास हुआ, मगर शिलान्यास बसंत पंचमी के दिन नहीं हुआ। लॉर्ड हार्डिंग ने टाइम नहीं दिया था बसंत पंचमी के दिन। 4 फरवरी 1916 को लॉर्ड हार्डिंग ने समय दिया शिलान्यास के लिए, शिलान्यास हुआ। और मालवीय जी ने एक योजना बनाई कि बसंत पंचमी 8 फरवरी 1916 को था, तो 4 फरवरी 1916 से लेकर के 8 फरवरी 1916 के 5 दिन तक देश के प्रसिद्ध विद्वानों का उन्होंने व्याख्यान कराया। और उसी व्याख्यान में श्री रमन जी भी आए, प्रफुल्ल चंद्र रे भी आए, विश्वेश्वरैया जी भी आए, जो कि विश्वेश्वरैया 1916 में ही मैसूर विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई। और विश्वेश्वरैया इतने महान वैज्ञानिक, जैन साहब हैं, वो भी सिविल इंजीनियर विश्वेश्वरैया जी, जिन्होंने कि उस समय कावेरी में कितना बाढ़ आया करता था, और मैसूर के राजा के मदद से उन्होंने कृष्ण सागर डैम, जो कि बहुत बड़ा डैम उस समय था, तो और डैम बन गया बाद में, जो उन्होंने बनाया। और विभिन्न देश के बड़े बड़े हमारे जो शहर हैं, वो शहरों में पानी की व्यवस्था पीने की किस प्रकार से हो, उस व्यवस्था के बारे में उन्होंने सोचा, और बहुत सारे डैम के बनाने में उन्होंने सहयोग किया। इस प्रकार एक से एक हमारे देश के वैज्ञानिक रहे, जिन्होंने अपने देश में अपने स्व का भाव जगाने का तो प्रयास किया, उसके साथ साथ भारत को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ले जाने में भी उन्होंने मदद की। और एक से एक मैथमेटिशियन, मौर्य यहाँ बैठे हुए हैं, और रामानुजन जयंती बराबर कराते हैं अपने विद्यालय में, हमको भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्रीनिवास रामानुजन 34 वर्ष की अवस्था में वो कालकौलिक हो गए, चले गए, और विशेष रूप से फॉर्मल यूनिवर्सिटी का एजुकेशन नहीं था उनके पास, मगर मैथमेटिक्स में उनकी इतनी रुचि थी कि एक से एक फार्मूले, एक से एक सूत्र बनाए। और उस समय देश हमारा गुलाम था,
और बहुत बड़े मैथमेटिशियन इंग्लैंड के लंदन के प्रोफेसर हार्डी थे, तो उन्होंने जब उनको कुछ अपने फार्मूले भेजे तो वो देख करके चौंक गए कि इतना बड़ा एक कौन सा विद्वान हो सकता है भारत में। तो बहुत सारे फार्मूले इन्होंने भेजे, तब इन्होंने उनको बुला लिया अपने यहाँ, और मात्र 30 वर्ष की अवस्था में रामानुजम जी को हार्डी ने रिकमेंड किया कि ऐसे व्यक्ति को तो फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी की उपाधि मिलनी चाहिए लंदन की, और फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी बने, एफआरएस की डिग्री उनको मिली रामानुजम की। तो ऐसे हमारे वैज्ञानिक थे, ऐसे हमारे यहाँ मैथमेटिशियन थे। तो चाहे हम विज्ञान के मैथमेटिक्स के क्षेत्र की बात करें, चाहे हम भौतिक विज्ञान की क्षेत्र की बात करें, चाहे बायोलॉजी की क्षेत्र की बात करें, और प्रोफेसर ए के राय जी बॉटनी डिपार्टमेंट में यहाँ बैठे हुए हैं, प्रोफेसर बिरबल साहनी जी क्योंकि एक से पेलियो बॉटनी सीखने बड़े, महामना मालवीय जी के कहने पर यहाँ पर आए, और वही नहीं और भी जो बॉटनी के बड़े बड़े विद्वान, रसायन शास्त्र के एक से एक विद्वान ढूंढ करके यहाँ पर मालवीय जी लाए, क्योंकि मालवीय जी का मानना था कि ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना हुई है, ईसा की प्रतीति और प्राचीन मेल सुंदर की बात आपने की, ये ऐसा विश्वविद्यालय हो जिसके अंदर छात्र अपनी जो भारतीय परंपरा और मूल्यों को आत्मसात करें, और इसके साथ साथ जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान हो, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हमारे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो साइंस में, उसको भी हम आत्मसात करें, ताकि हमारा आउटलुक ग्लोबल हो, मगर हमारी जड़ें हमारी भारतीयता में। और यही हमारा वैदिक विज्ञान सिखाता है। हमारा जो स्वस्ति मंत्र हम जानते हैं, हम स्वस्ति मंत्र कहते हैं, वनस्पति शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, हम सब जगह शांति की कामना करते हैं। मेघनाथ साहा ने लिखा एक जगह कि भारत को जो ऊर्जा के क्षेत्र में यदि स्वावलंबन होना होगा तो हम वो सूर्य और पानी, सोलर एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पर ज्यादा निर्भर रहते हुए हमको बिजली को बनाना पड़ेगा। हमको कोयला और ये सब जीवाश्म पर कम से कम निर्भरता हमको करनी चाहिए। और आज हम उनके कितने वर्षों बाद आज हम कार्बन जीरो इमिशन की बात कर रहे हैं कि हमने आधुनिक विज्ञान, जो पाश्चात्य विज्ञान जिसमें कि अध्यात्म नहीं है, उस विज्ञान के आधार पर हम शोध करते चले गए तो पर्यावरण में हम कितना प्रदूषण कर दिए। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए 2015 में जो पूरे विश्व को के लोग बैठे हुए थे संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो उनको ये निर्णय लेना पड़ा कि हमको 2030 तक जीरो इमिशन कार्बन हम यदि नहीं करेंगे तो हमारे शहर इतने प्रदूषित हो जाएंगे कि सांस लेने लायक नहीं रहेगा। तो आज हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के यूज को कम करने के लिए क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, और हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में वहां पर कहा गया है कि सब जगह शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, जल में शांति हो, हम कहीं प्रदूषण न फैलाएं। आज हमें ज्यादा आवश्यकता है कि जिस प्रकार मेघनाथ साहा जी ने कहा था कि हम इलेक्ट्रिसिटी तो हमको चाहिए, मगर उसका रास्ता हमको क्लीन एनर्जी चाहिए, हमको स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता है, और स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता के लिए किस प्रकार के शोध हों, उन शोधों के लिए हमको धरातल देता है। उसके लिए मूल हमारे स्रोत हमारे वेद हैं, जिनमें कल्पना की गई है कि किस प्रकार की हमें ऊर्जा चाहिए आगे आने वाले दिनों में। और निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में ये वैदिक विज्ञान ही एक मूल एक स्रोत होगा जो पूरे विश्व के पर्यावरण के रक्षा में सहायक होगा, और जो दिशा देगा कि किस प्रकार हम पूरी मानवता को हम विनाशकारी विज्ञान की उपलब्धियों से हम मुक्ति दिला सकें। क्योंकि हमें तो सतत डेवलपमेंट, संपोषी विकास की परिकल्पना पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर हमको चलना है, क्योंकि हमको अपनी पीढ़ी को भी बचाना है और आगे आने वाली पीढ़ी को भी बचाना है। और ये तभी संभव होगा कि जो हमारे जो वैदिक विज्ञान के जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम विज्ञान को आगे अंधाधुंध विज्ञान की तरफ हम न जाए। जिस प्रकार डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, जिस प्रकार गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, हमको समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ सबको देव तुल्य माना गया है, पृथ्वी माँ देवी है, हमारे यहाँ जल को, नदियों को देवी माना गया है, हमारे यहाँ पेड़ों को पूजा जाता है। इसीलिए ये हमारी संस्कृति है, बताती है कि हम पर्यावरण में संतुलन बनाते हुए अपना विकास करें, अपने विज्ञान को आगे ले जाएं। और आवश्यकता है कि
कि हम उसी प्रकार विकास करें जो हमारे भारतीय संस्कृति के जो मूल मंत्र हैं, उनके गुण हैं, उसी के आधार पर हम आगे अपने विज्ञान को ले जाएं और आगे हम विकसित करें। तभी हम अपने को भी एक समुचित मानव बना सकते हैं और इसी प्रकार हम मानवता की भी रक्षा कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा के विचार से संबंधित आपने कुछ बातें कही। स्वामी विवेकानंद जी का भी मानना था कि भारत विश्व में तभी खड़ा होगा जबकि हमारा धर्म और हमारा विज्ञान तेजी के साथ आगे बढ़े। स्वामी विवेकानंद जी एक बार जा रहे थे कनाडा से अमेरिका जा रहे थे, शिकागो, और उनके जहाज में, पानी के जहाज में साथ में टाटा जी बैठे हुए थे, टाटा जी। तो उन्होंने पूछा, स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा टाटा जी से कि आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं अमेरिका जा रहा हूँ माचिस और बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्ट करने के लिए हिंदुस्तान में। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश के मेधाओं को, आप प्रतिभा को ढूंढिए और आप एक संस्थान की स्थापना कीजिए जहाँ पर कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक तैयार हो सके जो कि माचिस से लेकर के सारी चीज़ों का निर्माण कर सके। और वो स्वामी विवेकानंद जी का दिया हुआ सुझाव था कि टाटा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु की स्थापना, और इस प्रकार, और उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना बॉम्बे में, और धीरे धीरे औद्योगिक नीति। और इतने सारे परिदृश्य के अलावे 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जब इंडस्ट्रियल कमीशन बना था, जब अंग्रेजों ने सोचा था कि भारत में औद्योगिक नीति कैसी है, तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय वो पहले व्यक्ति थे कि उन्होंने कहा कि अंग्रेज हमको बताएंगे भारत को कि हमारी औद्योगिक नीति कैसी है। और क्योंकि हमारी तो औद्योगिक नीति 3000-4000 वर्ष पुरानी नीति है जिसके चलते भारत सोने का चिड़िया हुआ करता था। हमारे यहाँ से जितना भी मटेरियल एक्सपोर्ट होता था उसके बदले में हमारे यहाँ सोना और चांदी आता था, भंडार आता था, जो कि गिन करके सोना नहीं तो तौल करके रखा जाता था। और उन्होंने 80 पेज का नोट ऑफ डिसेंट महामना मदन मोहन मालवीय जी ने दिया और इंडस्ट्रियल पॉलिसी खुद तैयार की उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय जी ने, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने उसको अपने सिलेबस में, कोर करिकुलम में रख दिया। तो भारत विश्व गुरु केवल कृषि के चलते नहीं था, उद्योग के चलते था। हर प्रकार के उद्योग थे हमारे यहाँ जो कि एक्सपोर्ट होते थे। और कालांतर में जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ आक्रांता आया है, मुगल आक्रांता आया है, उसके बाद अंग्रेज जिन्होंने की ध्वस्त कर दिया हमारी शिक्षा व्यवस्था को, हमारी संस्कृति को। हम देखें इतिहास में मेगास्थनी से लेकर के, मेगास्थनी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय से लेकर के मेकाले 1835 तक बहुत भ्रमणकारी आए, विदेशों से आए, और सभी ने कहा कि हम पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक इस देश में हमने भ्रमण किया, मगर कहीं किसी भिखारी को नहीं देखा। और साक्षरता इतनी ज्यादा है देश में, क्या कहना। और सांस्कृतिक रूप से पूरे देश की जनता जुड़ी हुई है। तो इस देश पर यदि राज्य करना है तो इसकी सांस्कृतिक विरासत को चिन्ह भिन्न करना है। और वही मेकाले ने किया कि शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार किया और यहाँ पर अंग्रेजियत लाए और पूरी हमारी पढ़ाई जो गुरुकुल की व्यवस्था थी वो चौपट हो गई। इसी कारण 1947 आते आते हमारे यहाँ साक्षरता सिर्फ 12%। आज आवश्यकता है कि जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है विज्ञान के क्षेत्र में, औद्योगिक के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान है उसको आधार मानते हुए, उसको सूत्र मानते हुए, उस पर अधिक से अधिक शोध करके हम भविष्य के लिए ज्ञान विज्ञान का मार्ग प्रशस्त करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः बधाई देता हूं प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी को कि आपने हमें निमंत्रित किया यहाँ पर आने के लिए।